स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन क्लास 9 से। सबसे पहले यहाँ पे केमिकल चेंज क्या होता है। अ केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज in which the chemical composition of a substance is changed and one or more new substances with different chemical composition and different properties are formed। तो केमिकल चेंज वो परमानेंट चेंज होता है जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है और एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती आती हैं उनकी, वो फॉर्म होते हैं। द चेंज इज़ नॉट ईजिली रिवर्सिबल। और ये जो चेंज आता है केमिकल चेंज, ये ईजिली केमिकल चेंज में जो चेंज आता है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। और जो भी केमिकल चेंज होता है उसमें हमेशा एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहता है। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिएक्टेंट एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, उन सब्सटेंसेस के केमिकल बॉन्ड जो रिएक्ट कर रहे हैं, और नए बॉन्ड्स बनते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि प्रोडक्ट्स कहलाता है। अ केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स दैट होल्ड द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड दरअसल में फोर्स है जो कि होल्ड करके रखता है एटम्स को मॉलिक्यूल के एक साथ किसी भी कंपाउंड में। अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन तब ऑकर होता है जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं। और कोलिजन ऑकर व्हेन रिएक्टेंट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट और बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी। और कोलिजन कब पॉसिबल है? जब रिएक्टेंट को, जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस हों, उनको क्लोज कांटेक्ट में रख दिया जाए या कोई एनर्जी सप्लाई की जाए। Thus one or more of the following condition are necessary for a chemical change। तो इसका मतलब अब इसके लिए जो है कि निम्नलिखित कंडीशंस, यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं जो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं किसी केमिकल चेंज के होने के लिए। सबसे पहला अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सिंग, यानी क्लोज कांटेक्ट। कुछ केसेस में ऐसा होता है अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन देयर सॉलिड स्टेट। कुछ केसेस में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो तब ऑकर होता है जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट में। जैसे आयोडीन एंड फॉस्फोरस रिएक्ट एक्सप्लोजिवली व्हेन ब्रॉट क्लोज इन कॉन्टैक्ट। जब आयोडीन और फॉस्फोरस को आप नज़दीक लेके आते हो, क्लोज कांटेक्ट में रख देते हो, तो वो एक्सप्लोजिवली जो है रिएक्ट करता है। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया है लेड नाइट्रेट, जो कि वाइट कलर का होता है, और पोटेशियम आयोडाइड जो वाइट कलर का होता है वो रिएक्ट करता है लेड आयोडाइड बनाने के लिए, और लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है। तो ये भी क्लोज कॉन्टेक्ट में रखने से हो जाता है। सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ केसेस में केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है जब सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, या तो मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, यानी पानी के साथ मिक्स किया हुआ स्टेट। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं वाटर सॉल्यूशन में ही, सिर्फ और सिर्फ। फिर इसके बाद है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये भी रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टेट में फॉर्म करने के लिए प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का और सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से और फॉर्म कर रहा है प्रेसिपिटेट वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, और साथ में सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। इसके बाद है हीट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऑकर होते हैं सिर्फ और सिर्फ हीटिंग पे। जैसे एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होता है ऑन हीटिंग, और ये डेल्टा का जो सिंबल है ये हीट का है इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट ब्रेक हुआ है हीट की वजह से कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, एग्जांपल नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट भी डिकम्पोज होता है। देखो यहाँ पे हीट का सिंबल है, डिकम्पोज हो रहा है हीट करने पे लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, यही बात यहाँ लिखी हुई है। लाइट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं, सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोलाइसिस।
कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं लाइट के एक्शन की वजह से होते हैं, इनको फोटो केमिकल रिएक्शन या फोटोलाइसिस कहते हैं। मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी एक्टिवेट होने के लिए और फिर वो रिएक्ट करते हैं रैपिडली। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं ग्लूकोज लाइट के प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वाटर भी एज अ प्रोडक्ट बचता है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन सूरज की रोशनी में सनलाइट में रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करता है। इसके अलावा देखो क्लोरीन और वाटर ये दोनों भी रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करने के लिए और जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्साइड है इसको फॉर्म करने के लिए। अच्छा, और फिर ये फर्दर जो है रिएक्ट करता है सनलाइट के रोशनी में और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में और फर्दर ये फॉर्म करता है तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन। इसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन peroxide are kept in brown bottle in the laboratory because they decompose on the presence of light। तो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्राउन बॉटल में इसलिए लेबोरेटरी में रखा जाता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी या लाइट पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक एज इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंजेस टू वाटर, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, और कलरलेस हो जाएगा और ऑर्डरलेस गैस जो है ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। देखो इसका जो था वो इसका ये है तुम्हारा हाइपोक्लोरस एसिड और फिर हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करेगा, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सनलाइट में सिल्वर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा और उसी तरीके से है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका नाम, ये भी सनलाइट की रोशनी में वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। फिर इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शन जैसे कि डिकम्पोजिशन वगैरह है सर्टेन कंपाउंड का ऑकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सब्सटेंस। ये तभी होता है ब्रेक डाउन या केमिकल रिएक्शन तभी होता है इनके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं। जैसे वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं तो वाटर जो है ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फर्दर जब सोडियम क्लोराइड में मोल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। फिर प्रेशर की बात करें तो कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। कुछ केमिकल रिएक्शन तभी होते हैं जब सब्सटेंसेस को हम लोग हाई प्रेशर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मर्करिक क्लोराइड है और पोटेशियम आयोडाइड है, जब दोनों को क्रश करके एक मोल्टर में रखा जाता है तो ये जो है कि एक स्कारलेट कलर्ड का सब्सटेंस देते हैं जिसका इसका नाम है मर्करिक आयोडाइड और ये क्या है पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होता है साथ में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो इनको जो है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर जब दिया जाता है और इनको 1:3 के रेशियो में जब हम मिक्स करते हैं तो अमोनिया बनता है। फिर एक कैटेलिस्ट, कुछ केमिकल रिएक्शन, सब केमिकल रिएक्शन नीड करते हैं कैटेलिस्ट टू एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट द रेट एट विच दे ऑकर। कुछ केमिकल रिएक्शन जो है उनको कैटेलिस्ट चाहिए रहता है ताकि वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करें रेट को जिस पे वो ऑकर करते हैं। द कैटेलिस्ट देमसेल्फ डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड सो रिमेन अनचेंज। और जो कैटेलिस्ट होते हैं वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, अनचेंज रहते हैं, बस उनका एक प्रोमोटर की तरह कैटेलिस्ट बस स्पीड अप करते हैं या स्पीड डाउन करते हैं। सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी।
अच्छा ये भी है, देखो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी हैं जो कि प्रोसीड होते हैं साउंड एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से, जैसे कि एसिटिलीन है, एसिटिलीन पे साउंड एनर्जी लगती है तो ये ब्रेक कर जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में। ठीक है, एसिटिलीन साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाता है। एग्जाम्पल और क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ये कैटेलिस्ट वाला एग्जाम्पल है, ये तो नोट अलग से था। अब ये कैटेलिस्ट वाले के लिए एग्जाम्पल है कि पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेज ओनली at 700 डिग्री सेल्सियस एंड इवन व्हेन देन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी स्लो। अब ये जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, डिकम्पोज होता है 700 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम क्लोरेट, लेकिन जो ऑक्सीजन का रिलीज का रेट है ना बहुत कम होता है। लेकिन जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है मैग्नीज और डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम इसको गर्म करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है 700 के बजाय 300 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और मैग्नीज डाइऑक्साइड अनइफेक्टेड रहता है और ऑक्सीजन भी जो है तेज़ी से प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ। अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड और वाटर, है ना। और किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में। प्लेटिनम एक कैटेलिस्ट है की तरह काम करता है और टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो दो तरह के कैटेलिस्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। अब ये कैसा दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, किस लिए कि व्हेन अ कैटेलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटेलिस्ट। जब कोई कैटेलिस्ट एक्सेलरेट कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको पॉजिटिव कैटेलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंक्रीज कर जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, पहले वाले एग्जाम्पल में जो था। तो इसलिए ये कैसा काम किया, पॉजिटिव कैटेलिस्ट की तरह। एंजाइम्स आर ऑल्सो ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट। एंजाइम जो होते हैं वो भी एग्जाम्पल है पॉजिटिव कैटेलिस्ट के। दे आर प्रोटीन दैट एक्ट एज अ कैटेलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। ये प्रोटीन की तरह, ये प्रोटीन है जो कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में। डाइजेशन के टाइम पे द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल gets broken down into simpler substances in 2 or 3 hours in the presence of enzyme acting as a catalyst. Otherwise it will take month to get digested. देखो जब डाइजेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में 2-3 घंटे में एंजाइम की वजह से। एंजाइम एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, ऐसा नहीं होता तो महीनों लग जाते फूड को डाइजेस्ट होने में। प्रोमोटर क्या होता है, substances that influence the rate of chemical reaction by improving the efficiency of catalyst are called promoter। अब देखो ये एक एडिशनल चीज़ है, अब कैटेलिस्ट की भी एफिशिएंसी को, है ना, सब्सटेंसेस जो प्रभाव डालते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को पे और एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं किसकी, कैटेलिस्ट की, उनको प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, आयरन एक्ट करता है कैटेलिस्ट की तरह और मोलिब्डेनम एक प्रोमोटर की तरह काम करता है। यानी मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में कैटेलिस्ट और बेहतर तरीके से काम करता है। ठीक है, यानी आयरन और बेहतर तरीके से काम करता है। मोलिब्डेनम इंक्रीज कर देता है आयरन की एफिशिएंसी को। इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटेलिस्ट प्रोमोटर अलोन कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोमोटर जो है बिना कैटेलिस्ट के काम नहीं करेगा, प्रोमोटर कैटेलिस्ट पे ही काम करता है। अब देख लेते हैं ये नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या है। अ कैटेलिस्ट एम्प्लॉयड टू retard the rate of a reaction is known as negative catalyst or inhibitor। अब ऐसा कैटेलिस्ट जो कि एम्प्लॉय किया गया हो ताकि स्पीड रिएक्शन का कम हो जाए उसको नेगेटिव कैटेलिस्ट कहते हैं। एग्जांपल में फॉस्फोरिक एसिड जो है वो रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का डिक्रीज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल में। तो ये किस तरह का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है स्पीड कम करने का, यानी एक नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर चेंजेस characterized by changes that are quite easily observed। some of these are, ये कुछ केमिकल रिएक्शन जो है ना उनका पता कैसे चलता है, इजीली वो ऑब्जर्व कर लोगे तुम, देख के पता चल जाएगा। कुछ चेंजेस होंगे, कैसे चेंजेस, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज ऑफ कलर, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चौथा चेंज ऑफ स्टेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रोडक्ट क्या होगा, गैस रहेगा जो प्रोड्यूस होगा।
जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जिंक देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन, तो एक गैस इवॉल्व हुई यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है ये इस बात का सबूत है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब ये इफरवेसेंस क्या होता है? इफरवेसेंस फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन अ लिक्विड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड इफरवेसेंस। ये तुमने सोडा की बॉटल वगैरह में भी तुमने देखी होगी। तो गैस बबल का जो फॉर्मेशन होता है ना लिक्विड के अंदर एक रिएक्शन के टाइम में, उसी को इफरवेसेंस कहते हैं। इन द रिएक्शन गिवन अबव वन ऑफ द रिएक्टेंट इज लिक्विड। ऊपर के रिएक्शन में एक जो है लिक्विड है। ऐसे केसेस में व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट इज लिक्विड, गैस प्रोड्यूस जो होती है वही बबल फॉर्म करती है, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही बबल की तरह निकलेगी, यानी ये हाइड्रोजन जो था वो बबल की तरह निकलता। फिर दूसरा है चेंज ऑफ कलर। सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिनको आप पता कर पाओगे कि कलर की वजह से, कि कलर चेंज हुआ तो मतलब केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। जब कुछ पीसेज आयरन के कुछ पीसेज आप ले लोगे और उसको ड्रॉप करोगे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर सॉल्यूशन को ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। तो इसमें जब आप पुट करोगे एक्वस सॉल्यूशन में तो होगा क्या कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन सल्फेट फॉर्म होगा, यानी कि कलर धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कलर का क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। वैसे ही जब तुम कॉपर लोगे, जब आप कॉपर लोगे और उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो होगा क्या? ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट फॉर्म होगा एक्वस सॉल्यूशन में और वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी देखो जो ब्राउन कलर का कॉपर था वो अब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल के जो कलरलेस था अब वो ब्लू कलर का हो गया। यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज का मतलब क्या हुआ कि जो है वो केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस, है ना। तो अब चौथा क्या है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन होगा किसका? प्रेसिपिटेट का। ठीक है, सर्टेन केमिकल रिएक्शन उसको कैरेक्टराइज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब देखो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनको कैरेक्टराइज करेंगे हम, उसको नेचर बताएंगे किसके द्वारा, कि भाई उसका नेचर किसकी वजह से है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की वजह से एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। जब कोई सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा वो प्रेसिपिटेट होगा, यानी वो डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में, वाइट कलर का, और साथ में सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। और सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ही तुमको सिल्वर कलर का सिल्वर क्लोराइड मिलेगा वाइट कलर का। जब आप फेरस सल्फेट को रिएक्ट करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जब फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो बेस के साथ रिएक्ट करता है लिक्विड स्टेट में तो फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। और ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है ना, ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये आके नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन कर जाता है और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनता है। चेंज ऑफ स्टेट, तो ये भी इससे भी कैरेक्टराइज करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को। इन मेनी केमिकल रिएक्शन अ चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में जो है कि चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, महसूस किया जाता है कि भाई इसकी स्टेट में बदलाव आ गया। स्टेट 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो द रिएक्शन माइट स्टार्ट विद गैसियस और लिक्विड रिएक्टेंट एंड एंड अप विद सॉलिड प्रोडक्ट। तो हो सकता है कि गैस या लिक्विड का रिएक्शन करवा रहे हो और प्रोडक्ट में हमको क्या मिले, कोई सॉलिड चीज़ मिल जाए। जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब साथ में रिएक्ट करते हैं, दोनों गैस हैं, तो जो अमोनियम क्लोराइड मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो कार्बन और सल्फर, ये दोनों सॉलिड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर देखो यहाँ पे फर्दर दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज, कितने टाइप के केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसमें, क्लास 10th में भी आपको मिलेगा ये। पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, इस साइड में क्या है रिएक्टेंट, इस साइड में क्या है प्रोडक्ट, ये दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करें और एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। ऊपर वाले में दिख ही रहा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किए, हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा आयरन और सल्फ़र, जब इनको हमने हीट किया तो आयरन सल्फाइड बना, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद एन एलिमेंट, अब ये देखो दो एलिमेंट कंबाइन किए हैं यहाँ पे डायरेक्टली। अब यहाँ नीचे वाले में देखो कैसा एग्जांपल है, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन करेगा यहाँ पे। ये कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कंपाउंड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और इस कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन साथ में कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। तो ये भी जो है डायरेक्ट सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है, या तो दो एलिमेंट या एक एलिमेंट एक तुम्हारा कंपाउंड हो। सेकेंड है यहाँ पे एग्जाम्पल में ही देखो, ये रिएक्शन बिटवीन आयरन सल्फर था जैसे, तो यहाँ पे अब देखो एग्जाम्पल, और इसमें फर्स्ट वाले के बाद अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल है का कैटेगरी है यहाँ पे कि दो से ज़्यादा कंपाउंड भी कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसा अमोनिया खुद एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड खुद एक कंपाउंड है, और ये दोनों आपस में कंबाइन किए अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है, वाटर ये भी एक कंपाउंड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए, जिसको स्लेट लाइम भी कहते हैं। तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी एग्जाम्पल है कि भाई दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी आपस में कंबाइन करके डायरेक्ट सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। स्लेट लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react slowly with carbon dioxide present in the atmosphere to form a thin layer of calcium carbonate on the walls of building। होता क्या है, जब स्लेट लाइम का आप यूज़ करते हो, इससे जब पुतैया करते हो, वाइट वॉश करते हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके जो है एक सॉलिड क्रस्ट फॉर्म कर लेता है, सॉलिड कलर लेयर फॉर्म कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का और वाटर का। तो लेयर जो कैल्शियम कार्बोनेट की है वो शाइनी फिनिश देती है, दीवार पे जो चूना वगैरह करवाते हैं हम। The reaction of photosynthesis is also considered a combination reaction in which molecule of carbon dioxide and water are used by plant to make glucose। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को भी बता रहा है कि इसको भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है ग्लूकोज। हाँ, एक्सपेरिमेंट है दिखाने के लिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। टेक सम ब्लैक लेड सल्फाइड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट, द ब्लैक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाइट लेड सल्फेट। देखो आपने अगर लेड सल्फाइड लिया है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो जो ब्लैक कलर का लेड सल्फेट था अब वो वाइट कलर का हो जाएगा, यानी कि अब वो क्या हो गया, कंबाइन कर लिया, लेड सल्फेट फॉर्म कर लिया। ठीक है, कलर चेंज आपको दिख जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा होगा, दिख गया। होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ओवर अ फ्लेम, फ्लेम के ऊपर एक मैग्नीशियम रिबन को तुम होल्ड करके रखो, ये बर्न करेगा डैजलिंग वाइट लाइट, ये चमकती हुई सफ़ेद रोशनी के साथ, और ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी तुमको सिंथेसिस दिख जाएगा। अभी ये जो डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का एकदम बिल्कुल अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। अब उसमें दो कंबाइन हो रहे थे एक फॉर्म करने के लिए, इसमें एक बड़ा जो है टूटेगा दो या दो से ज़्यादा में। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स
into two or more simpler substances, element और compound is called decomposition। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक बड़ा कंपाउंड टूट जाता है दो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन usually a single reactant decomposes without the presence of a second substance, and very often the action of heat is sufficient to cause the reaction to take place। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यूजुअली सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है बिना प्रेजेंस ऑफ सेकेंड सब्सटेंस के, और अक्सर जो है एंड वेरी ऑफन द एक्शन, और अक्सर जो है एक्शन ऑफ हीट जो है सफिशिएंट होता है इसको करने के लिए, यानी कि बस हीट दे दिया और वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। जिसमें कि ए भी देखो डिकम्पोज हो रहा है, सी और डी मिल रहा है, और साथ में दो या दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, यही कहना है। Decomposition is the breaking up of a compound either into element or simpler compound। डिकम्पोजिशन का मतलब है किसी बड़े कंपाउंड का छोटे एलिमेंट्स में या वो अलग अलग एलिमेंट्स में या सिंपलर कंपाउंड में टूट जाना, सच दैट दीज प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म ओरिजिनल कंपाउंड। और इस तरह से टूटेगा कि ऐसा नहीं कि टूट गया तो तुरंत जो है कि ज्वाइन कर जाएगा फिर से दोबारा वही फॉर्म कर जाएगा। डिकम्पोजिशन मे ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और बाई पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन ऑकर कर सकता है हीट और लाइट के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज की वजह से। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टू यील्ड सिंपलर प्रोडक्ट। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये अलग अलग फॉर्म है एनर्जी का जो कि ब्रेक करता है बॉन्ड को, मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उनको सिंपलर प्रोडक्ट में बदल देगा। और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो होता क्या है, पहला एग्जांपल दिया है कि कंपाउंड ब्रेकअप इनटू टू और मोर एलिमेंट। एक कंपाउंड ब्रेक करेगा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में। जैसे यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड है, इसको हीट किया गया तो मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया। ये डेल्टा जो है ना, यहाँ पे डेल्टा का सिंबल है हीट के लिए। यहाँ पे ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में देखो कि जो सिल्वर क्लोराइड है जब वाइट कलर का, इसको जब हमने रोशनी में रख दिया, धूप में रख दिया, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में गया और फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो गया। सिल्वर का कलर ग्रे होगा, क्लोरीन वेपराइज होगा। फिर उसके बाद है वाटर है, एसोडिलेटेड वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर नहीं लेंगे। एसोडिलेटेड वाटर लेंगे तो उसमें करंट पास कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक करेगा। फिर इसके अलावा एग्जांपल दिया हुआ है कि कंपाउंड ब्रेक कर सकता है टू फॉर्म बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड, वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मिल सकते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। ऐसे ही अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड। एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा नए कंपाउंड फॉर्म भी कर सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया जाए 1000 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि लिखा भी हुआ है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड खुद एक कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड में ब्रेक कर जाएगा। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाएगा तो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक करेगा। तो देखो दो से भी ज़्यादा कंपाउंड में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक किया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, एक्चुअली में उनमें वो जो है कि क्रिस्टल होते हैं किसके, सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के, यानी कि हेप्टाहाइड्रेट का मतलब 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। दीज क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, ये कलर में ग्रीन होते हैं। ऑन हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब दे चेंज टू वाइट एंड देन अ ब्राउन सॉलिड। तो जब इनको टेस्ट ट्यूब में आप गर्म करोगे तो पहले ये जो वाइट होंगे फिर ब्राउन सॉलिड हो जाएंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा फेरिक ऑक्साइड को। द गैस कमिंग आउट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो गैस बाहर आ रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और ये सफोकेटिंग मतलब घुटन महसूस होगी इस गैस को सूंघने से। इनका सड़े हुए अंडे की तरह बदबू निकलेगा। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज ब्रॉट अबाउट बाई हीट विदाउट एनी रिकम्बिनेशन ऑन कूलिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाया गया है बाई हीट की वजह से, बिना किसी और वो जो है कि रिकम्बिनेशन के, कि ठंडा कर दे तो रिकम्बाइन नहीं करेगा,
तो ऐसे डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी कि हीट देने से डिकम्पोज हुआ है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड। तो किस तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन होगा मेटल कंपाउंड का? तो डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल बाय हीट आर बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। जो डिकम्पोजिशन होगा ना हीट के द्वारा, वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर। कंपाउंड ऑफ रिएक्टिव मेटल्स आर मोर स्टेबल। जो कंपाउंड होते हैं रिएक्टिव मेटल्स के, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो आराम से डिकम्पोज नहीं होते हैं, जबकि जो कम लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अब यहाँ पे दिखा हुआ है, पहला है मेटल हाइड्रोक्साइड्स। पोटेशियम सोडियम का अगर हाइड्रोक्साइड रहेगा तो ये स्टेबल होते हैं हीट पे, यानी कि हीट देने पे भी ये ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। इसके अलावा बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की, तो ये डिकम्पोज होता है जब इसको हीट दिया जाए, तो डिकम्पोज होगा ऑन हीटिंग, और डिकम्पोज होके जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या और वाटर वेपर फॉर्म करेगा। इसके अलावा जिंक की बात करें, आयरन की बात करें, लेड की बात करें, कॉपर की बात करें, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड ये हीट करने पे ब्रेक डाउन होंगे अपने खुद के ऑक्साइड में, और साथ में मेटल का ऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर। मरकरी और सिल्वर की बात करें तो मरकरी में क्या है, मरकरी यील्ड करेगा मेटल, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दे दिया है कि सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड है, तो सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड में देखो सिल्वर अलग, ऑक्सीजन अलग और वाटर अलग। फिर इसके बाद बात कर रहा है मेटल कार्बोनेट की, ये कैसे टूटेंगे? तो पोटेशियम और सोडियम के जो कार्बोनेट होते हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं हीट के लिए, है ना, तो हीट से वो टूटते नहीं हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के लिए कह रहा है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, इनका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा हीट करने पे, और मेटल ऑक्साइड बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। ऐसे ही बात करें जिंक का, जिंक है, आयरन है, लेड है और कॉपर है। तो जिंक, आयरन, लेड, कॉपर के लिए देखो क्या दिया हुआ है कि इनका कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से मरकरी और सिल्वर के लिए दिया है कि ये सिल्वर के लिए एग्जांपल दिया हुआ है कि सिल्वर कार्बोनेट रहेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा, यानी ऑक्साइड, यहाँ तो ऑक्साइड बच रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसके बाद है मेटल का बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हर एक केस में देखो तुम क्या देख रहे हो कि सोडियम कार्बोनेट बच रहा है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट से सब किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, केवल कार्बोनेट में। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से मेटल का नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट कैसे ब्रेक करेगा? पोटेशियम और सोडियम का जो नाइट्रेट होता है हीट करने पे मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके वो गिव ऑफ करेगा, यानी कि तुमको ये पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्राइट मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात करें तो डिकम्पोज होगा और मेटल का ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। अब यहाँ पे जिंक की बात करें, आयरन की बात करें, लेड की, कॉपर की, तो इन सब के केसेस में क्या होने वाला है कि जो नाइट्रेट है वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, सब केस में, चारों में। नीचे बात करें मरकरी की और सिल्वर की, तो मरकरी जो है मेटल फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर मेटल मिल गया तुमको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया और ऑक्सीजन। इसके अलावा कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होता है, तो देखो भैया कहाँ होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहाँ है? डाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डाइजेशन है ना हमारे बॉडी के अंदर फूड का, ये भी एक एग्जांपल है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड वी ईट डिकम्पोजेज इनटू ग्लूकोज एंड शुगर। जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे खाने में वो डिकम्पोज होता है ग्लूकोज और शुगर में। प्रोटीन अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म एमिनो एसिड। प्रोटीन भी जो है डिकम्पोजिशन में जाता है और एमिनो एसिड फॉर्म करता है।
Fat and oil are decomposed to fatty acid and finally oxidized by respiration into carbon dioxide and water. फैट और ऑयल भी डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड में और फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हमको साथ में एनर्जी भी मिलती है। अब एक्सपेरिमेंट करके कैसे बताएंगे एक्सपेरिमेंट से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो पहला एग्जांपल एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, ये तो टेक सम लेड नाइट्रेट क्रिस्टल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट देम। लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल लीजिए और उसको आप हीट करिए टेस्ट ट्यूब में। क्रिस्टल पहले गलेगा, ऑन फर्दर हीटिंग जब और हीट करोगे तो दोनों चीज़ें देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन गैस और ऑक्सीजन भी देगा। अ येलो सॉलिड जो है लेड मोनोऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में बचा रह जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि पुट सम जिंक कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ कॉर्क एंड अ बेंट ग्लास ट्यूब। कुछ जिंक कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में डाल दो और फिट कर दो कॉर्क उसके ऊपर और बेंट ग्लास ट्यूब हो। जब हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देगा, पता चल जाएगा ये जो गैस निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो रेसिड्यू बचा रहेगा वो रहेगा तुम्हारा जिंक ऑक्साइड, और वो येलो रहेगा जब गर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा तो वैसे वैसे वो वाइट होता जाएगा। इसके अलावा है एक्सपेरिमेंट, हीट करना है ऑरेंज कलर्ड अमोनियम डाइक्रोमेट को टेस्ट ट्यूब में। आप जब हीट करोगे तो वो स्वेल करेगा, यानी कि थोड़ा सा फूलेगा और डिकम्पोज हो जाएगा फ्लैश ऑफ लाइट के साथ। इवॉल्व होगा, उसके अंदर से निकलेगा नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अ ग्रीन सॉलिड क्रोमियम ऑक्साइड, वो बचा रह जाएगा लेफ्ट बिहाइंड। नाइट्रोजन वाटर वेपर निकलेगा और ग्रीन सॉलिड क्रोमियम ऑक्साइड पीछे रह जाएगा। इसके अलावा जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लेते हो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें लगा रहेगा हाइड्रेटेड, ठीक है, क्रिस्टल लिया है तुमने, उसको जब हीट करोगे टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर्ड क्रिस्टल जो होते हैं वो वाइट एनहाइड्रस सॉल्ट में बदल जाएंगे। पहले हाइड्रेटेड लिया था, अब एनहाइड्रस हो गया। द चेंज में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, दिख रहा होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो हाइड्रेट यानी वाटर अलग हो गया, कॉपर सल्फेट रह गया। हाउएवर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में बी चेंज टू द ब्लू हाइड्रेटेड। अब इसको दोबारा, इस वाले को एनहाइड्रस को दोबारा अगर तुमको चेंज करना है ब्लू कलर में तो बस इसको पानी से रिएक्ट करवा दो, दोबारा ये पाउडर क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। So far, most of the reaction that we have considered proceed quite definitely in a certain direction and it is possible to identify the reactant and product. तो जब तक जो भी है अभी तक देखा हम लोगों ने, ज़्यादातर रिएक्शन जिसको हमने कंसिडर किया है वो प्रोसीड करता है क्वाइट डेफिनेटली एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है कोई हमारा रिएक्शन हो रहा है, और पॉसिबल है कि हम लोग उसको चिन्हित कर पाएँ कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। However, there also exists a group of reaction in which the direction of chemical change can be or reversed by changing the condition under which the reaction is taking place. Such a reaction are called reversible. अच्छा, ये तो डिफिनेट डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं ग्रुप ऑफ रिएक्शन कि डायरेक्शन केमिकल चेंज का रिवर्स किया जा सकता है कंडीशन को रिवर्स करके, और जिससे कि वो जो है दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बन जाएगा, तो ऐसे को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस चेंज ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट टू एनहाइड्रस कॉपर, ये रिवर्सिबल चेंज था, यानी कि हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस किया और एनहाइड्रस को दोबारा वाटर से कंबाइन करवा के हाइड्रेटेड कर दिया। टू शो दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हम लोग इस तरह का साइन पुट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ये सिंबल दिखाता है डबल हाफ एरो दोनों साइड में, तो ये दिखाता है तुमको कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ़ स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, अगर तुम स्टीम को पास करते हो रेड हॉट आयरन से, यानी लोहा लाल हो एकदम बिल्कुल गर्म, द लेटर इज पार्शली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड, तो जो है वो मैग्नेटिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। इफ़ ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड ऑक्साइड, और अगर हाइड्रोजन को पास करवाओगे हीटेड ऑक्साइड के ऊपर के साथ, तो वो पार्शली चेंज बैक हो जाता है, वापस स्टीम बन जाता है। तो यही रिएक्शन कह रहा है कि आयरन और स्टीम का ये रिएक्शन रिवर्सिबल है।
एक्सपेरिमेंट करना है, ये दिखाने के लिए थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है। इसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया है, हीट करो कुछ अमोनियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेना है, टेस्ट ट्यूब में हीट करना है। दो कलरलेस गैसेस अमोनिया और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। एज दीज गैसेस जैसे ये ऊपर आएंगे इसके मुंह पे, तो टेस्ट ट्यूब पे, जो कि टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है, वो माउथ है, वो कूलर है, तो कंबाइन करेंगे और ऑटोमेटिकली फॉर्म करेंगे माउथ पे अमोनियम क्लोराइड, जो कि बिल्कुल वाइट सब्लिमेट की तरह तुमको दिखाई देगा ऑन कूलर पार्ट पे, यानी अपर पार्ट पे तुमको अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का दिखाई देगा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। A reversible decomposition reaction brought about only by heat is thermal dissociation। ऐसा रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सिर्फ हीट से हुआ हो उसको थर्मल डिसोसिएशन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि जब हीट करोगे तुम नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा एक रेडिश ब्राउन गैस में, और फिर रेडिश ब्राउन गैस भी चेंज हो जाएगा कूल करने पे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो रिएक्टिव या एक्टिव, हाँ सही है, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे कि ए बी है और सी है, तो सी अगर ए जो है ज़्यादा, ये सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सी जो है ए के साथ कंबाइन कर जाएगा, बी को डिस्प्लेस कर जाएगा, तो सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को फ्रॉम कंपाउंड ए बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट, कुछ सॉल्यूशन लेना होगा कॉपर सल्फेट का एक बीकर के अंदर, उसमें कुछ पीसेस डालने होंगे जिंक के, और उसको फिर आपको स्टिर कर देना होगा रॉड से। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स, ब्लू कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, एंड सून द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। एट द सेम टाइम रेडिश ब्राउन पार्टिकल ऑफ कॉपर सेटल डाउन, और उसी टाइम में क्या होगा? रेडिश ब्राउन पार्टिकल कॉपर का सेटल डाउन हो जाएगा बीकर में, और यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके कंपाउंड कॉपर सल्फेट से। देखो कह रहा है यही बात कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, और टेस्ट ट्यूब में तुमको क्या लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो है छोटा पीस डालना है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन का पीस तुमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड में। अब इसमें जो है ना कि वही इफरवेसेंस होगा, यानी कि बबल्स फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। अगर तुम माचिस की तीली नज़दीक लेके जाते हो तो इससे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो कौन है? हाइड्रोजन है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि तुमने मैग्नीशियम की रिबन को डाला था सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हुआ क्या कि मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, जो कि ऊपर आ रहा माउथ पे, जो कि माचिस से तुमने पता किया। अगर क्लोरीन गैस को पास किया गया पोटेशियम आयोडाइड से, अगर क्लोरीन गैस को हम पास करेंगे पोटेशियम आयोडाइड से, तो तुमको क्या मिलेगा? जो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा था ना, वो कलरलेस सॉल्यूशन टर्न कर जाएगा येलो ब्राउन में, क्योंकि आयोडीन जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? अब ये पोटेशियम क्लोरेट और आयोडीन फॉर्म होने लगा। तो आयोडीन यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया और पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे पोटेशियम ने क्या किया, क्लोरीन ने क्या किया? आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयोडीन कम रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल से हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इन नॉन मेटल क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। तो अब यहाँ पे मेटल नॉन मेटल का रिएक्टिविटीज़ देख लो। याद रखना, केदार, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता है, हाई, कोल्ड है, आपका। ठीक है, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्ट से लिस्ट, और ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। इसको याद करने का तरीका है केदारनाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता है, हाई, कोल्ड है, आपका। या फिर आप पे ही रुक जाना तुम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं
double decomposition. This is a type of chemical change in which two compounds in a solution react to form two new compounds by mutual exchange of radicals. Double decomposition reaction is also called double displacement reaction. जैसे उसमें एक सिंगल डिस्प्लेस हो जा रहा था अलग, अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि एक दूसरे के लिए इनके पास रेडिकल रहता है। तो ऐसा केमिकल चेंज जिसमें कि दो कंपाउंड म्यूचुअली एक दूसरे का रेडिकल एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये दो तरह के होते हैं, एक प्रेसिपिटेशन होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट react to form an insoluble salt, a precipitate, as one of the product is known as precipitation reaction. अब इस कंडीशन में होता क्या है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो कि घुलता नहीं है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया तो बैरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन रहा। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे तो कॉपर सल्फाइड जो बनेगा, तो कॉपर सल्फाइड जो है तुम्हारा वो बिल्कुल प्रेसिपिटेट रहेगा ब्लैक कलर का, और जो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा वो तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। प्रेसिपिटेशन का मतलब है एक सॉलिड का बनना, है ना। आइदर दो सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हो तब, या फिर गैस जो है सॉल्यूशन के अंदर डाली जा रही हो या फिर पास कराई जा रही हो। एक्सपेरिमेंट है शो करने के लिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तुमको क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। तुम देखोगे कि वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का दही की तरह प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट सॉरी। फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब ले लो, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भर दो। फिर उसमें थोड़ा सा बैरियम क्लोराइड डालो। जैसे ही तुम बैरियम क्लोराइड डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो बैरियम सल्फेट एक जो है वो बिल्कुल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वाइट कलर का, जो कि नीचे आके सिंक कर जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर होता है गैस के इवॉल्वेंट के साथ भी। जैसे कि आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड करोगे तो आयरन सल्फेट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये गैस इवॉल्व होती है। ऐसे ही जिंक सल्फाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज रेफर टू एज रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक एसिड और बेस का रिएक्ट होना और सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिले। कह रहा है द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइल आयन फ्रॉम द बेस। अब देखो यहाँ पे ऐसे इसका पार्टीशन करो, इसका पार्टीशन करो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव। अब सोडियम क्लोरीन पॉजिटिव निगेटिव कंबाइन होगा, OH माइनस और H+ कंबाइन होगा, ये वाटर बनाएगा, और ये Na+ और Cl- जो है सॉल्ट बनाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ सॉल्युबल बेस अल्कली सॉल्युबल बेस और एन इनसॉल्युबल बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर देने के लिए। एग्जाम्पल दिए हैं बस। एज अ केमिकल प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन का बहुत सारा यूज़ है। कैसे? जब किसी को चूंटी ने काट लिया या किसी मधुमक्खी ने काट लिया, फॉर्मिक एसिड जो है स्किन के अंदर इंटर कर जाता है, क्योंकि वो डंग में फॉर्मिक एसिड ही रहता है उनके। उससे आपको बहुत तकलीफ़ होता है, पेन होता है, विच कैन बी रिलीव्ड बाई रबिंग द स्पॉट। और स्पॉट को आप स्लेक्ड लाइम ले लो और उससे रगड़ दो चूने वगैरह से, या फिर बेकिंग सोडा से। वो बेसिक होता है नेचर में, तो वो क्या करेगा, जो चींटी का, वो मक्खी का या चींटी का जो असर है उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो असर किसकी वजह से? एसिड की वजह से। अच्छा, इन आवर स्टमक, हमारे पेट में भी जो है कि सिक्रीट होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन, तो हम लोगों को जब दर्द होता है तो यानी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है। अब ये बेस जो है हमारी पेट की एसिडिटी के साथ कंबाइन करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है ज़्यादा एसिडिटी को, ठीक है। इससे हमको रिलीफ मिलती है और दर्द में राहत भी मिलता है। एसिड दैट इज एक्सीडेंटली स्पिल्ड ऑन आवर क्लोथ, कपड़े वगैरह पे कभी एसिड अगर गिर गया तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है अमोनिया सॉल्यूशन से। हाउएवर अगर एसिड स्पिल हो गया स्किन पे तो वी शुड इमीडिएटली वॉश दैट एरिया विथ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर से आप वॉश करो अगर आपके स्किन पे गिर गया तो। इफ़ द सॉइल इज समवॉट एसिडिक, अगर आप खेती करने वाले हैं, मिट्टी आपकी एसिडिक है, तो करना क्या होता है, आपको सर्टेन क्रॉप के लिए अनफेवरेबल होता है ऐसा कंडीशन, तो ऐसे में जो है स्लेट, लाइम वगैरह, चूना वगैरह फेंका जाता है ताकि मिट्टी के अंदर जो ये एक्सेसिव एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। In every chemical change or chemical reaction, change in energy is involved. हर एक केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। केमिकल एनर्जीज जो रिएक्टेंट के होते हैं और प्रोडक्ट के होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो एनर्जी है ये इसमें से किसी फॉर्म में हो सकती है, heat, light, sound and electricity. Every substance has a fixed amount of stored energy which is in the form of potential energy and is referred to as its chemical energy. हर एक सब्सटेंस के पास अपना फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होता है जो कि उसके फिक्स और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है और उसी को केमिकल एनर्जी कहा जाता है। A chemical reaction involves the breaking up of chemical bonds between atoms resulting in absorption of energy in the form of heat and simultaneous formation of bonds with release of energy. केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व करता है कि केमिकल बॉन्ड एटम्स के बीच में टूटेंगे एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पे, फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ठीक उसी समय फॉर्मेशन होगा बॉन्ड्स का विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। These two type of energy are different from each other. दोनों एनर्जीज एक दूसरे से कैसी हैं, डिफरेंट हैं। That is there is either a surplus or a deficit of energy during reaction. यानी कि कोई सरप्लस या फिर कोई डेफिसिट, या तो ज़्यादा या फिर कमी आ जाती है एनर्जी में ड्यूरिंग द रिएक्शन। Therefore in a chemical reaction energy is neither absorbed or released. तो इसीलिए किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन और दो टाइप। तो एनर्जी हाँ, एनर्जी आइदर है, नाइदर नहीं था, ये आइदर है, या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज़ की जाती है। तो ये रिलीज़ करना और एब्जॉर्ब करना, इसी के बिहाफ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं इन विच हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, जिसमें हीट गिवन आउट होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इट कॉजेज अ राइज इन टेम्परेचर, और इससे टेम्परेचर राइज कर जाता है। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी है ना कंटेंट का रिएक्टेंट के, वो ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के, क्योंकि इसमें हीट गिवन आउट होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ढेर सारा हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो ये एक फ्यूल की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा एनर्जी निकलता है। इसके अलावा इसीलिए जो है सब्सटेंस सच एज मीथान which undergo combustion readily and give out a large amount of energy is called fuel. तो मीथेन जैसे सब्सटेंसेस जो कि कंबशन के में जाते हैं, मतलब कंबशन वाले सब्सटेंस यानी जलते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं जल के, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते रहते हैं लगातार, इनको फ्यूल कहते हैं। जब वाटर को ऐड किया जाता है, क्विक लाइम को ऐड किया जाता है वाटर के साथ, ऐसे कंडीशन में जब स्लेक्ड लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भी जो है ढेर सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन करवाया जाता है, इनको हीट किया जाता है,
तो वाटर फॉर्म होता है और साथ में हीट भी लिबरेट होती है। फॉर्मेशन जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया का, तो इसमें भी जो है हीट गिवन आउट होती है। इसमें हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इसको 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी बात करें तो जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट वाटर फॉर्म होने के साथ साथ हीट भी लिबरेट होती है। आवर बॉडीज नीड एनर्जी टू मेक पॉसिबल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर सेल। हमारी बॉडीज़ को भी एनर्जी चाहिए ताकि जो रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, उनके लिए दिस रिएक्शन अलाउ अस टू कैरी आउट एवरीडे एक्टिविटीज़। और ये रिएक्शन जो है हमारे बॉडी में जो हो रहा है ये डेली एवरीडे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए है। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। ड्यूरिंग डाइजेशन करने के टाइम पे फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। खाना जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट राइस में होता है, पोटैटोज़ में और ब्रेड में, वो ब्रेक होता है एक स्मॉलर सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज में। द कंबशन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ बॉडी प्रोवाइड एनर्जी। अब ये जो ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ बॉडी के अंदर तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। ये रिएक्शन जो है यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, केरोसिन, कुकिंग आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक है। इन सारे रिएक्शन में फ्यूल के बर्न होने में भी सब में क्या हो रहा है? हीट इज़ गिवन आउट। तो जब भी हीट गिवन आउट रहेगा तो कौन सा है? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? तो a chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. It causes a fall in temperature. अब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इससे जो है टेम्परेचर फॉल करता है। ऐसा रिएक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ऐसा रिएक्शन जो है कि सस्टेन नहीं हो सकता विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी। बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है एक्सटर्नल सोर्स से। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में टोटल एनर्जी कंटेंट जो होता है प्रोडक्ट का मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट के साइड में उसका एनर्जी रहता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन को हीट किया जाता है सल्फर के साथ हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। जब नाइट्रोजन को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ वो भी 3000 डिग्री सेल्सियस पे तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है। इसमें जो है हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी ये जो रिएक्शन हुआ ही है हीट एब्जॉर्ब करके हुआ है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट दिया जाता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि इसके बॉन्ड्स ब्रेक हों और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये आपका डिकम्पोज हो जाए। तो इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने वाले कैसे हुए? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर है हमारे यहाँ पे फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन दैट ऑकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से। पहला है जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ना पत्तों में, तो ये रिएक्शन किसकी वजह से होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। दिस रिएक्शन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये ज़िंदगी के लिए धरती पर बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो है हरी भरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसी क्लोरोफिल के ही प्रेजेंस में ये हो पाता है और इसको एनर्जी जो चाहिए रहती है वो सनलाइट की चाहिए रहती है। इसीलिए ये कैसा रिएक्शन है? फोटोकेमिकल। यानी फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है।
जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल का इसेंशियल है इस रिएक्शन के लिए बिकॉज इट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सन, क्योंकि ये एनर्जी ट्रैप करता है सन से। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन जो सिल्वर नाइट्रेट का है इसको भी क्या देना पड़ता है, सनलाइट चाहिए रहती है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये ब्रेकडाउन होता है सिल्वर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ ए रिएक्शन दैट ऑकर्स विथ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से होगा, यानी बिजली की एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। जैसे कि फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड लिया है हम लोगों ने, क्या लिया है, फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड लिया है, और इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये पोटेशियम और क्लोरीन के आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा जब एसिडोलेटेड वाटर लेंगे और उसमें करंट पास कराएंगे तो भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।